Hello and welcome back to 6 month plus current अफेयर सीरीज फॉर 68 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। माय डियर फ्रेंड, इस सीरीज के अंतर्गत हमने शुरू किया है इंटरनेशनल रिलेशन और बिहार स्पेशल इकोनॉमी। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के तहत पढ़ेंगे क्वाड, दैट मींस क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आए दिनों यह चर्चा में किसी न किसी कारणवश बना हुआ रहता है। तो नॉट आप यदि केवल बीपीएससी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के लिए ही नहीं, बल्कि अदर स्टेट पीसीएस, आईएएस और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे हम मेंस एग्जाम की बात करें या इंटरव्यू की बात करें, यहां से जो है प्रश्न अराइज होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। ठीक है, और यदि हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है, इसका कोई चार्ज नहीं है। पहले मैंने 1600 रुपए इसका चार्ज रखा था, बहुत लोगों का पैसा मैंने लौटा दिया। ठीक है, और बहुत लोग मेरे ऊपर प्रेशर भी डाल रहे हैं कि फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, ये फ्री का ही इनिशिएटिव है। बस आपका चार्ज यही है कि इफ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। देखिए, क्वाड चूंकि क्या है, यह एक समूह है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिफोर गोइंग इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने से पहले यदि इस फॉर्मूला पे उसका क्या करोगे, आउटलाइन खींचोगे अपने दिमाग में, तो वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, दो या दो से अधिक हितधारकों का सम्मेलन होता है, मिलन होता है। उन्हीं के मिलन से जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है। और यह ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों लोग समेकित प्रयास से या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, किसी खास पार्टिकुलर लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस एम को प्राप्त करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कुछ सिद्धांतों पे चलते हैं, कुछ नियम निर्धारित करते हैं, उसी को फॉलो करते हुए उस एम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ोगे तो यदि आपका दिमाग जिंदा है तो आप सोचोगे कि यह ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ठीक है, उसको तोड़ के पढ़ने की कोशिश करोगे। उसके बाद ये सोचोगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर शामिल हैं, कौन कौन से लोग मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किए हैं। साथ में ये सोचोगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये किन सिद्धांतों पे यह ऑर्गेनाइजेशन कार्य करता है और अभी जो है करंट में इसका क्या स्टेटस है। ठीक है, बस अब आप क्वाड पढ़ो, चाहे यूएनए पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, चाहे I2U2 पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे ना, इसी फॉर्मूला पे आप उसको इंप्लीमेंट करना, अपने दिमाग में डालना। उसके बाद जो आपके पास नोट्स होगा, जिस टीचर के पास पढ़ रहे होगे, वहां से पढ़ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं थोड़ा सा अपना प्रचार भी कर लूं। ये फ्री में मैंने पढ़ाया तो थोड़ा रोजी रोटी की भी बात हो जाए। देखिए, ये हमने शुरुआत करी है 69 बीपीएससी मेंस क्लासेस, जो है वी आर कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड पेपर। जो हमारा मेन यूएसपी है, जहां पर रिलेवेंसी होगी वहां पे हम करंट अफेयर्स डालेंगे, बिहार स्पेशल प्लस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है, और करंट अफेयर्स का हमारा ओरिएंटेशन भी बहुत ज्यादा होगा। हमारा नोट्स जो है काफी साइंटिफिक बेस्ड है। जो 68 बीपीएससी मेंस का जो नोट्स अवेल कर रहे हैं, हमारा जो फ्री नोट्स है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे नोट्स भी अवेलेबल कराया जा रहा है, तो उस पर क्लिक करके आप उसका क्वालिटी और स्टैंडर्ड देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ ऐसे में हम 100+ टॉपिक और ऐसे का जो साइंटिफिक मेथड होता है ऐसे लिखने का, उसको हम सारी चीजें समझाएंगे। इसके साथ साथ इसमें वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। If you want to join our program, then you can call and WhatsApp on 97 170 58 805 और एक और नंबर है 98 10 63 88 05। ठीक है, इन दोनों नंबर पे, किसी भी नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। आप उनके साथ शेयर करो यदि आपके भाई बहन है तैयारी करना चाहते हैं 69 बीपीएससी मेंस के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डायनामिक एग्जाम होने वाला है। 69 बीपीएससी मेंस कंपटीशन हाई होगा, तो अभी से आप मेंस का प्रिपरेशन करने में लग जाओ। प्री और मेंस को काफी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलो तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, बहुत हो गया हमारा प्रचार, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम इसको, जैसे मैंने बताया है कि किसी भी टॉपिक को हम फ्रेमिंग करके पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे कि क्वाड क्या है, क्वाड का विकास मतलब डेवलपमेंट किन किन स्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, नवीन गतिविधियां, दैट मींस करंट डेवलपमेंट क्या है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्वाड का उद्देश्य क्या है, क्या क्या पहले हैं क्वाड की, भारत के लिए क्वाड का क्या महत्व है। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये जो टॉपिक है ना, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, क्रिटिकली एनालाइज।
तो आपके यहाँ पे जो आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए पूछ सकता है या परीक्षण करने के लिए पूछ सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। बहुत ही डिटेल 5-6 पेज का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसके साथ साथ। लेकिन पहले वीडियो लेक्चर देख के, क्योंकि वीडियो लेक्चर में मैं जो चीजें समझाऊंगा वो नोट्स में नहीं होगा, जो नोट्स में होगा वो वीडियो लेक्चर में नहीं आएगा। तो सारी चीजें इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो दोनों फॉलो करना। पहले वीडियो लेक्चर फर्स्टली देन रिवाइज द सेम टॉपिक विद गिवन पीडीएफ नोट्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड, उसके साथ साथ चुनौतियां और आगे की राह के अंतर्गत इस सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, यदि आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन दबा के जो ऑल नोटिफिकेशन वाला होता है ना, उसको ऑन कर लेना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, साथ ही में पहुंचता है मतलब पहुंच जाए, इसका मतलब देखिए क्वाड स्टैंड फॉर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, हिंदी में ऐसे ही लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे चतुर्दिक या चतुर्भुजीय सुरक्षा डायलॉग, ऐसे कुछ मत लिखना, ऐसे ही लिख देना क्वाड्रिलैटरल। उसमें लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और हाँ, जब ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संस्था के बारे में लिखते हो जहां पे मैप जरूरी है, तो मैप डालना भी चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ऐसे आउटलाइन खींचना है, ये नहीं परफेक्शन में मतलब पूरा परफेक्ट बनाने लगते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और एक मैप ड्रॉ करने में आपका 10 मिनट का समय निकल जाएगा। 10-12 मिनट में तो पूरा आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। बस आउटलाइन जैसे मैंने खींचा है, आउटलाइन खींचना। आजकल देखते हैं ना यूट्यूब पे बहुत सारे लोग टीचर वगैरह खूब ऐसे ऐसे रच रच के कुछ नहीं होता, समझ रहे हो ना, रच के। बस एक बार मैं ये कहूंगा कि आप अक्षांश देख लेना, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश वगैरह गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये म्यांमार है तो ये किसके सामने है, या म्यांमार है तो भारत के किस राज्य के सामने। ये हो सकता है कि मैंने थोड़ा बहुत मतलब जल्दी बनाया तो वो हो सकता है, लेकिन आप ध्यान में रखना अक्षांश नहीं गलत होना चाहिए। या अक्षांश भी कोई नहीं देखता, मतलब मैप में कोई नहीं देखता आंसर चेक करते वक्त, लेकिन ये जो आउटलाइन है ये जरूर देखता है। आउटलाइन ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, यदि आप इंडिया बनाए हो तो इंडिया जैसे अर्बन पेनिनसुलर का ये पार्ट है, तो आप देख रहे हो ना कि ये लग रहा है कि अर्बन पेनिनसुलर का ये पार्ट है। ठीक है, ये इंडियन प्लेट है या इंडिया है। इसके साथ साथ ये म्यांमार है और ये चाइना रसिया होते हुए चला गया है। ये जापान है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका, इसमें यूएसए मैंने दर्शाया है। ठीक है, और ये चारों को दर्शाया क्योंकि क्वाड जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम है, अनौपचारिक स्ट्रैटेजिक ये एक फोरम है। ठीक है, और इसमें यूएसए है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। आपको इंट्रो दे दिया, अब देख लेते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखिए, इसके डेवलपमेंट का बीजारोपण 2004 के सुनामी के दौरान माना जाता है। 2004 में जब सुनामी आई, एशियन पेनिनसुलर जो है काफी ज्यादा तबाही मचा था, यहाँ पे काफी लोग कालकलवित हुए थे, अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इंडिया खुद इससे हताहत बहुत ज्यादा हुआ था। तो इसमें इंडिया ने बावजूद इसके कि यहाँ पे काफी ज्यादा जानमाल की हानि हुई थी, अरबों खरबों का यहाँ भी नुकसान हुआ था, बावजूद इसके इंडिया ने अपना सहयोग तो किया ही। एनडीआरएफ जैसी संस्था की स्थापना करी 2005 में, और उसके बाद जो है इसने अन्य देशों, अपने पड़ोसी देशों को भी सहायता दिया। तो इससे मोटिवेट होके इसको सहायता करने के लिए जो है बहुत सारे देश आ गए। मैंने कल बताया था ना कि इसका जो मतलब विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है। अभी मैंने कल परसों के टॉपिक में मैंने आपको ऑपरेशन दोस्त के बारे में बताया था कि ऑपरेशन दोस्त जो है, या ऐसी जो आपदा राहत सहायता होता है, उसमें मानवीय सहायता या राहत सामग्री जो इंडिया प्रोवाइड कराता है, वो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे प्रोवाइड कराता है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही ऐसा है सनातन संस्कृति में कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। तो इंडिया की फॉरेन राष्ट्र का निर्माण होता है लोगों के द्वारा, और फॉरेन पॉलिसी में जो मोटिव होता है कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री का बनता है, तो वहां की संस्कृति का इनपुट होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। और यहां भी इंडिया यही कर रहा था। तो बाद में इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से देश आए? जापान आया, यूएसए आया, ऑस्ट्रेलिया आया, सबने मिलकर जो है काफी ज्यादा वहां पे राहत वहत का कार्य किया था। तो यहीं से इसका बीजारोपण का वो माना जाता है, या इसके इनिशिएशन का मतलब शुरुआत माना जाता है, इसका इनिशियल पॉइंट यहीं पे माना जाता है। फिर 2007 में एशियान की बैठक होती है, बिसाइड एशियान बैठक। ये जो 4 कंट्री बताया उसके पीएम जो है बिसाइड एशियान बैठक मिलते हैं, और वहीं पे तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे क्वाड के संगठन का विचार देते हैं कि क्वाड एक ऐसी संस्था हमें चारों को मिलकर बनाना चाहिए जो चाइना
की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है और जो विस्तारवादी फॉरेन पॉलिसी की नीति है उसको जो है हम टैकल कर सकें, ठीक है। और चाइना जो है क्षेत्रीय अखंडता और क्षेत्रीय शांति के लिए जो है असुरक्षा पैदा कर रहा है, तो इसको जो है हम चेक बैलेंस कर सकें, ठीक है। तो 2007 में ऐसा होता है। फिर लेकिन आप देखोगे पीछे के इतिहास के पन्नों को, करंट अफेयर्स के इतिहास के, मतलब करंट डेवलपमेंट के इतिहास के कुछ वर्ष पीछे जाओगे पन्नों को पलटते हुए, तो आप देखोगे तो कुछ साल पहले जो है ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा दबाव में था चाइना के, क्योंकि इन्होंने जो है चाइना से बहुत ज्यादा लोन ले लिया था। तो आजकल लोन का भी कॉन्सेप्ट बहुत चला है। हालांकि देश में जो जब लोक कल्याणकारी राज्य होता है तो उसको करने के लिए बहुत सारे संस्थाओं से, बहुत सारे देशों से, सहयोगी देशों से लोग पैसा लेते हैं, बाद में ब्याज पे करके जो है फिर ऋण मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो है यहां पे चाइना की जो नीति है ना, आप देख रहे होगे, आर्थिक रूप से गुलाम बनाना। तो चाइना जो है बहुत ज्यादा पैसा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। तो चाइना का आधिपत्य ऐसा हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चाइना का हस्तक्षेप बढ़ गया था। तो ऑस्ट्रेलिया खुल के किसी संस्था को नहीं ज्वाइन कर सकता था, किसी खुल के कोई काम नहीं कर सकता था। वो ऑस्ट्रेलिया को भी लगा कि चाइना जो है हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी सोवरेनिटी के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनते जा रहा है, ठीक है। तो चाइना ने इतना दबाव दिया ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ कर लिया इस कॉन्सेप्ट से 2008 में, ठीक है। उसने कहा कि ना भैया, हम ऐसी कोई संस्था में नहीं काम करेंगे जो मतलब चाइना हमें ऐसे कह रहा है कि हम चाइना के ऑलरेडी इतना सारे पैसा लेंगे, कहीं गुस्सा हो गया, पैसा मांगने लगा तो अभी हमारे पास पैसा भी नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। फिर 2010 में गेम खेलता है यूएसए। मतलब गेम क्या खेलता है? कूटनीति मैंने बताई ना, कूटनीति ऐसा शब्द है, और कूटनीति का मतलब यही होता है कि आप जिससे सबसे अधिक असहमत हो उससे संबंध स्थापित कर लेना, उससे दोस्ती कर लेना, ठीक है। यही होता है कूटनीति। तो चाइना ने उस समय ऑस्ट्रेलिया से 2010 में सिक्योरिटी डायलॉग करा, सिक्योरिटी पैक्ट वगैरह बहुत सारे साइन वगैरह करे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है, चाइना ने नहीं, माफ कीजिएगा, यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया से 2010 में सिक्योरिटी पैक्ट वगैरह साइन करे। उसके बाद इन चारों देशों के समूह नौसैनिक अभ्यास वगैरह करने लगे। मालाबार अभ्यास वगैरह होने लगा इंडिया के मालाबार तट पे, ठीक है। 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान के डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की स्थापना की बात करते हैं, और 2017 में यह कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से मूर्त रूप धारण कर लेता है क्वाड के रूप में। चेक आउट चाइनाज फॉरेन पॉलिसी, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो यहां पे आप टाइमलाइन देख लिए कि कैसे कैसे क्वाड का डेवलपमेंट हुआ। अब इसमें करंट डेवलपमेंट देख लेते हैं। देखिए, अभी इस साल 2023 में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल 2022 में मई में ही शायद जापान की मेजबानी में क्वाड का सम्मेलन हुआ था। उसमें इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था, जिनमें बताया गया था कि हमारी प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहली प्राथमिकताएं उन्होंने कहा कि खुला, स्वतंत्र एवं खुला इंडो पैसिफिक होना चाहिए, ठीक है। जो इंडो पैसिफिक रीजन है वह स्वतंत्र होना चाहिए, खुला होना चाहिए। क्यों ये सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं चाइना को? क्योंकि चाइना की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है वो कई सारे देशों के, जो इंडो पैसिफिक रीजन के देश हैं, उनकी क्षेत्रीय, या यूं कहिए कि ये क्षेत्रीय अखंडता के लिए जो है, या ये मतलब एक तरीके से क्षेत्रीय अखंडता पे क्वेश्चन मार्क लगा रही है जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी है, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। तो और क्षेत्रीय अखंडता के लिए ये खतरा मतलब बन रहा है। तो इसी को चेकआउट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं भैया, हमारा जो ये एम है स्वतंत्र एवं खुला इंडो पैसिफिक रीजन है। इसके साथ साथ हम लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत ज्यादा तहरीर देते हैं। इसके साथ साथ क्षेत्रीय अखंडता पे इन्होंने जोर दिया। इसके साथ इन्होंने कहा कि देखिए, क्वाड जो है वो महामारी के समय, कोविड महामारी के समय काफी ज्यादा योगदान करा है, और अकेले कोवैक्सीन के लिए इसने 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। जो वैश्विक लेवल पे देखें तो कुल सरकारी योगदान था उसका 40% ये अकेले, मतलब चारों देश जो है मिलके इन्होंने दिया। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि 670 मिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी पूरे वर्ल्ड वाइड जरूरतमंद लोगों को। इसके साथ साथ इन्होंने स्टेम अनुसंधान के लिए फेलोशिप शुरू किया है, और मानवीय और आपदा में सहायता करने के लिए अपना कमिटमेंट जाहिर किया है। लेटेस्ट डेवलपमेंट में, करंट डेवलपमेंट में हमने देख लिया। अब क्वाड का उद्देश्य क्या है? माय डियर फ्रेंड, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट इफ यू वांट टू ज्वाइन अस, इफ यू आर सीरियस फॉर बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन और आपका टारगेट 69 बीपीएससी है, तो हमारा मेंस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नंबर है 97 170 58 805, ठीक है। इसी नंबर पे आप, एक और नंबर है
ये है 9810638805, दोनों में से किसी भी नंबर पे जो है आप कॉल करके व्हाट्सएप करके प्रोग्राम की जानकारी लेके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अब क्वाड का उद्देश्य देखें तो इनका कुछ प्राथमिक उद्देश्य है, जो प्राइमरी उद्देश्य है उसको भी देखेंगे और जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, उसको भी देखेंगे। इन्होंने द स्पिरिट ऑफ क्वाड के नाम मतलब शीर्षक से इन्होंने अपने एम को दर्शाया है, उद्देश्य को बताया है। पहला उद्देश्य इन मैरीटाइम सिक्योरिटी है। उसके बाद कोविड-19 में संकट का जो भी संकट कोविड-19 का कुप्रभाव है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको टैकल डाउन करने के लिए, उसे लड़ने के लिए इन्होंने एम निर्धारित किया है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो जोखिम है उसको कम करने के लिए इनका प्रयास है, इनका उद्देश्य है उसको कम करना। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो है निवेश, इकोलॉजी को, इन्वेस्टमेंट, इन्वायरमेंट को निवेश के लायक बनाना, ताकि यहां पे लोग निवेश वगैरह करें, ये दोनों मतलब ये चारों मिलके निवेश करें। इसके साथ साथ जो इनोवेशन है तकनीक में उसको ये लोग इनका इनके द्वारा जो है प्रमोट किया जा रहा है, और ये इनका जो है प्राथमिक उद्देश्य है। यदि मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की इन्होंने बात करी है कि ऐसी वैश्विक व्यवस्था होनी चाहिए जो नियम पे आधारित हो। ये नहीं कि रैंडमली जिसको जो मन करे वो करने लगा, तो नियम जब टूटेगा तो वैश्विक संतुलन जो है वो भी बिगड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ नेविगेशन की स्वतंत्रता प्रमुख है। मान लीजिए कि चाइना कह रहा है कि नहीं साउथ चाइना सी से किसी को नहीं गुजरने देंगे, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। ये ग्लोबल अभी विलेज का कॉन्सेप्ट जब से अराइज हुआ है, वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया है, तब से कोई ऐसा देश है जो कह सकता है कि नहीं यहां से नहीं गुजरने देंगे। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें स्मूथली चलनी चाहिए अपने अपने देशों के द्वारा। इसके साथ साथ उदार व्यापार प्रणाली की सुरक्षा करना जो है इनका मुख्य उद्देश्य है, और जो मेन एम है इनका चाइना को टैकल करना। ये चाइना को टैकल करने के लिए ये सारी चीजें तामझाम हो रही हैं, और ये क्वाड जो है ये चाह रहा है कि अब क्वाड प्लस कॉन्सेप्ट को डेवलप करा जाए, क्वाड को एक्सपेंड करा जाए, इसमें नए मेंबर्स को ऐड ऑन करा जाए और चाइना को बैलेंस किया जाए। ठीक है, क्वाड की लेटेस्ट पहलों की बात करें, इनके कार्यों की बात करें तो इन्होंने कोविड एवं वैश्विक व्यवस्था पे बहुत ज्यादा योगदान करा है। इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान किया तथा वैश्विक महामारी रडार की भी बात करी, ताकि किसी भी तरीके की ऐसी महामारी यदि फैलती है भविष्य में तो हम उसको पहले ही उसके लिए हम तैयार रहें। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप का इन्होंने गठन करा है, जिसमें मिलके जो है ये वैश्विक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे जरूरतमंद देशों में। इसके साथ साथ क्वाड जो है 40 बिलियन डॉलर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, मतलब वैश्विक लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया है। इसके साथ साथ पर्यावरण क्षेत्र में ये लोग कार्य कर रहे हैं। ग्रीन शिपिंग नेटवर्क निर्माण की इन्होंने बात करी है, जो भी 4 देश हैं इनके प्रमुख स्थलों को जोड़ेंगे, तो ये जो चूंकि नौवहन होगा मतलब नौकायान होगा, तो ये इसको क्या करेंगे, ग्रीन बनाएंगे, ग्रीन शिपिंग नेटवर्क बनाएंगे, जिसमें डीकार्बोनाइजेशन करेंगे। यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन जो है बहुत ही लो लेवल, बहुत ही कम होगा। इसके साथ साथ इन्होंने क्लीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट की बात करी है। अदर्स में न्यू टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी में सब लोग मिलके जो है काम कर रहे हैं। ये इनकी पहले हैं। यदि बात करें क्वाड का भारत के लिए महत्व, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार 68 बीपीएससी मेंस के लिए माय डियर फ्रेंड, एंड आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर 69 बीपीएससी मेंस। तो क्वाड के लिए भारत के महत्वों को देखें, परीक्षण करें, तो इसमें 4-5 मुख्य मतलब चीजें उभर के आती हैं। पहला, चीन के आर्थिक एवं सैन्य उत्थान का मुकाबला करना। देखिए चाइना जो है हमेशा जो इसका एरिया है, जो बाउंड्री है, जो भारत के साथ शेयर करता है, चाइना कभी भी नहीं चाहता कि यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रहे, क्योंकि ये हमेशा इंडिया को डराते रहता है। चाइना के पास ऑब्वियस जो इकोनॉमिक पावर है इंडिया से ज्यादा है, काफी ज्यादा डेवलप कर चुका है, तो चाइना अगर चाहे तो इसके लिए बहुत ही आसान है इंडिया के साथ अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, उसको सेटल डाउन करना। लेकिन चाइना जो है ऐसा चाहता नहीं है। चाइना जो है अपने अन्य पड़ोसी देशों को भी जो इंडिया के अन्य पड़ोसी देशों को भी अपने पक्ष में करने का मतलब जुगत लगाते रहता है। अभी हाल ही में देखा होगा भूटान के प्रधानमंत्री ने
क्या कहा कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है भूटान और चाइना का लेके, तो इसमें मतलब इंडिया ही भागीदार नहीं है, चाइना भी इक्वली इसको सेटल डाउन करने के लिए इक्वली भागीदार है। डोकलाम विवाद पे और बोला उन्होंने, ठीक है। तो चाइना ये कहीं ना कहीं उसको भूटान को उकसाते रहता है, नेपाल को उकसाते रहता है, और उसकी बात तो छोड़िए पाकिस्तान तो ऑलरेडी गुलाम हो चुका है आर्थिक रूप से चाइना का, ठीक है। तो यदि चाइना आगे चल के कुछ ऐसा करता है जो बिल्कुल ही इंडिया के अगेंस्ट में हो, तो इंडिया जो है क्वाड का उपयोग, क्वाड के सैन्य ताकत का और आर्थिक ताकत का उपयोग कर सकता है चाइना को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ मुक्त एवं खुला इंडो पैसिफिक जो है इंडिया के हित में है, और इसके लिए इसके लिए क्षेत्रीय जो रीजनल पावर के रूप में इंडिया का डेवलपमेंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए क्वाड का सपोर्ट इंडिया को चाहिए, ताकि चाइना भी डरे कि हाँ इसके पीछे क्वाड के ये 3 देश और खड़े हैं, यदि मैं कुछ गलत करता हूं तो ये लोग भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करें तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के बारे में उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि रीजनल पावर के रूप में मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण करने के लिए भारत का विकसित होना, भारत का स्ट्रांग होना देश के मतलब विश्व के सभी देशों के हित में है। और भारत चूंकि शांति प्रिय देश है, आज तक के इतिहास में कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आया, इस पे कोई कुछ करा है, तब इन्होंने रिटालिएट किया है, तब उसके ऊपर मतलब दोबारा प्रहार किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे जब मल्टीपोलर वर्ल्ड की व्यवस्था की बात करी जा रही है कि कोई सारी शक्तियां जो है एक ही मतलब जगह पे, एक ही देश पे ना सीमित हो, तो इसमें भारत का ग्रोथ जो है काफी ज्यादा जरूरी है। तो भारत अपने ग्रोथ के लिए और मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था के लिए क्वाड की सहायता ले सकता है, ठीक है। इसके बाद कोविड के बाद की कूटनीति भी भारत के हित में है, इसमें क्वाड का साथ देना, ये सारी चीजें अभी हमने देखा कि क्वाड के साथ मिलकर भारत कैसे कर रहा है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान जो सप्लाई चेन था वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, वैश्विक सप्लाई चेन, और चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो आने वाले समय में ऐसे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे कि चाइना, और कहीं ना कहीं कोविड को फैलाने के पीछे जो है चाइना का हाथ है 100%, ठीक है। चाइना ने जानबूझ के ये किया था मतलब विश्व को मतलब अशांत करने के लिए और अपने को मतलब सुपर पावर के रूप में डेवलप करने के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से हुआ नहीं, उसी की कुल्हाड़ी उसी के पांव पे गिर गई। तो ऐसा भविष्य में यदि ना हो तो चाइना का जो सेंट्रलाइज है मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, तो यहां इसको तोड़ना, मैन्युफैक्चरिंग हब को तोड़ना, और विश्व के सारे देश भी चाह रहे हैं। वहां से आप देख रहे हो चाइना से बहुत सारी कंपनियां निकल रही हैं, तो उन कंपनियों का यदि वो करा जाए, उसका लाभ लिया जाए, जो कंपनियां वहां से चाइना से निकल रही हैं, और यहां पे कुछ बिजनेस करने की जो नियम है इंडिया के द्वारा ईज आउट किया जाए, तो जो चाइना से कंपनियां भाग रही हैं इंडिया में आ सकती हैं, और इंडिया जो है आर्थिक रूप से सशक्त हो सकता है। तो ये सारी चीजें, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं पीडीएफ नोट्स में, नीचे मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स में, जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर, तो वहां से और पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसके साथ साथ क्वाड एंड चाइना, अब चाइना की प्रतिक्रिया क्या है क्वाड को लेके। चाइना लगातार पिछले 13 सालों से विरोध करते आ रहा है, जब से इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ठीक है। ये इसको कहता है हेडलाइन ग्रैबिंग आइडिया, मतलब न्यूज वोज में बने रहने का ये आइडिया है क्वाड, बाकी कुछ नहीं है। इसके साथ साथ क्वाड को कहता है कि इंसाइटिंग डिस्कॉर्ड अमॉन्ग रीजनल पावर्स इन एशिया। क्वाड जो है ये जो है चाइना को उकसा रहा है, और जो रीजनल पावर्स हैं एशिया में उनके बीच जो है मतभेद को बढ़ा रहा है। तो ये दोषारोपण क्वाड के ऊपर करते रहता है, और चाइना जो है अदर देशों के ऊपर भी प्रेशर डालते रहता है कि तुम्हें क्वाड नहीं ज्वाइन करना है, और बांग्लादेश इसका सशक्त उदाहरण है। बांग्लादेश पर इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है कि तुम्हें क्वाड नहीं ज्वाइन करना है। और यदि क्वाड के सामने चुनौतियों की बात करें कि ये जो 4 मेंबर्स हैं इनके सामने खुद के कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो सबसे पहले बात होती है निश्चित संरचना का अभाव। अभी भी क्वाड चूंकि कॉन्सेप्ट में तो आ गया है, मतलब मूर्त रूप धारण कर लिया 2017 से, लेकिन अभी भी इसका कोई सचिवालय वगैरह ऐसे कुछ ऑफिस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो निश्चित कोई संरचना अभी डेवलप नहीं हुई है। इसके साथ साथ चीन को घेरना अभी कठिनाई पूर्वक है, स्पेशली यदि ऑस्ट्रेलिया की सेंस में बात करें। चीन का जो है बहुत सारे देशों से जो मेंबर्स देश हैं, चाहे भारत हो या खुद अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सबके साथ जो है कहीं ना कहीं
चाहे लो डिग्री में हो या हाई डिग्री में, इकोनॉमिक संबंध जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो चाइना को घेरना जो है उतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसके साथ साथ संतुलित असंतुलित सहयोग, जो भी सदस्य हैं सबका अपना पावर्स है, चाहे वो रीजनल पावर्स की बात करें, चाहे इकोनॉमिक पावर या ह्यूमन पावर की बात करें, सबका अपना अलग अलग रिसोर्सेज है, अपना अलग अलग पावर है। तो बहुत सारे मुद्दों पे विसंगति है इनको, मतलब इनके बीच। तो हो सकता है कि किसी खास पार्टिकुलर उस पर पहुंचने की कोशिश में ये लोग जो है मतलब इधर उधर करने लगे, बाइफरकेट करने लगे। मान लीजिए चाइना पर ही कोई आगे की बात आती है और कहते हैं चलो चाइना से हम सारे संबंध तोड़ लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? ऑस्ट्रेलिया कहेगा नहीं, हमारे से जो है चाइना का बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है, भले चाइना की एग्रेसिव जो फॉरेन पॉलिसी है उसको टैकल डाउन करने के लिए आपसे जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे चुनौतियां हैं अभी क्वाड के सामने। इसके साथ साथ सुसंगत क्रियाएं, अभी देख रहे हो कि आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मतलब पूरे विश्व के सामने। और अभी जो यूएसए का रोल था अफगानिस्तान में, इतना दिन रहने के बाद अफगानिस्तान को बिना स्टेबल किए यूएसए जो है वहां से विड्रॉ कर लिया और अफगानिस्तान पे फिर आतंकवादी संगठन तालिबान का जो है कब्जा कायम हो गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो सुसंगत क्रियाएं हैं जो साथ में प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं ये जो यूएसए का चाल है इसको लोग समझने में जो है ये कंट्रास्ट पूर्वक है, ठीक है। इसको समझना थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, तो ये भी सुसंगत क्रियाएं नहीं होती हैं। ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसको आपको लिखना चाहिए। यदि क्वाड के सामने चैलेंजेस की बात करें तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे की राह में देखें तो देखिए क्वाड देशों का जो अपना सामरिक सहयोग है ना वो बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ अपने भूगोल का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, कि न हम मिलके ही केवल कोई काम ना करें। भूगोल का उपयोग यदि मैं आपको दिखाऊं, चलिए भूगोल के उपयोग का क्या मतलब हुआ। इंडो पैसिफिक की बात करी जाती है, यदि ऑस्ट्रेलिया जो है अपना ये वाला ज्योग्राफिकल रीजन जो है, ये यदि उत्तर या पश्चिमी इंडो पैसिफिक की बात करें, इसको देखे, इंडिया जो है अपना ये वाला रीजन देखे, कौन सा, दक्षिणी और पूर्वी रीजन देखे, ठीक है। जापान जो है अपना ये वाला रीजन देखे, पूर्वी रीजन देखे इंडो पैसिफिक का। यूएसए जो है अपना पश्चिमी रीजन देखे। तो ये सारे लोग मिलके अपना अपना यदि ज्योग्राफिकल रीजन भी स्ट्रॉन्ग कर लेना तो चाइना जो है यहीं से बैलेंस हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ अंतर क्षमता में सुधार की आवश्यकता है। खुफिया निगरानी तंत्र मजबूत करना है। यदि आप इंडो पैसिफिक को शांत बनाना चाहते हो और वैश्विक लेवल पे इसको शांत बना के और पूरे विश्व व्यवस्था को रूल बेस्ड बनाना चाहते हो, समृद्ध करना चाहते हो, तो जरूरी है आप एक दूसरे का सामरिक सहयोग करो और जो भी आपके बीच कंट्राडिक्टरी पॉइंट है उसको मिटिगेट करो। उस पर आप अपना सहज जो है स्वीकृति लाओ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आसान बनाओ, खुफिया तंत्र को मजबूत करो, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे मामलों पे कार्य करते हुए क्वाड जो है अपनी एम को प्राप्त कर सकता है। तो ये था पूरा क्वाड का कॉन्सेप्ट। मैंने इन शॉर्ट समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करी, फिर भी वीडियो जो है लंबा हो ही गया। और इसका नोट्स जो है जरूर पढ़ लेना, काफी मतलब उसको एक्सपेंड करके मैंने लिख दिया है, उसको नोट्स बना दिया है, ताकि चीजें आप यदि शॉर्ट नोट्स बनाना हो तो ऐसे बना लेना, और पूरा डिटेल नोट्स पढ़ना हो तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे जो हम PDF शेयर करेंगे वहां से उसे डाउनलोड करके पढ़ लेना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आई होप कि वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।